आज हम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब विमेन रिजर्वेशन के आर्टिकल के बारे में देखेंगे किस तरह से विमेन के रिजर्वेशन में चैलेंजेस इमर होकर आते हैं और क्यों विमेन का रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस से और हमारे सोशल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं जैसा कि आज़ादी के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करती रही है कि विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा सके। देखो, आप कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें एक पर्सपेक्टिव ज़रूर लिखते हैं कि आज़ादी के पहले क्या प्रोविज़न था और आज़ादी के बाद क्या प्रोविज़न था। देखो, आज़ादी के बाद तुरंत हमारी इंडिपेंडेंस के बाद विमेन का रिजर्वेशन केवल 5% था। रिजर्वेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन, उस टाइम कोई रिजर्वेशन नहीं था, मगर बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ाने का कोशिश किया और कई बिल प्रस्तुत किए गए। 1996 में पहला बिल आया विमेन से रिलेटेड, मगर ड्यू टू असेंबली और ड्यू टू लोकसभा ये कई बार लैप्स हुआ। मगर रिसेंटली अभी बिल आया है जो एक्ट में तब्दील हो गया है, जिसे हम विमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति बंधन एक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया। मगर इस टाइम अभी भी हमारी पार्लियामेंट लोकसभा में 14% विमेन रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि आज़ादी से अब तक का हाईएस्ट है। मगर ये वर्ल्ड के एवरेज से बहुत लो है। वर्ल्ड के एवरेज में करीब अप्रॉक्स 27% विमेन रिप्रेजेंट करती हैं हर कंट्री में। तो हमारी गवर्नमेंट को और हमारी कंट्री को क्या है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। देखो, आर्टिकल में रिसेंटली क्या हुआ है उसके बारे में बताया गया है। जैसे क्या है, 106 अमेंडमेंट हुआ और 106 अमेंडमेंट से 1/3 रिजर्वेशन मिला विमेन को इन लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। मगर यहाँ पर राज्यसभा का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई जिक्र नहीं है। तो आप याद रखना कि ये बिल जो आया है ये लोकसभा में अमेंड कर रहा है, असेंबली में अमेंड कर रहा है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में अमेंडमेंट कर रहा है, मगर राज्यसभा में कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहा है। वहाँ पर कोई रिजर्वेशन का ऐसा प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो की प्रोविज़न इस एक्ट में क्या है, पहले हम इसके की प्रोविज़न देखेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर होता हुआ जाए, और फिर हम देखेंगे इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है और कंसर्न क्या है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे क्या होगा, हम यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। आपका बहुत शुक्रिया होगा अगर लाइक कर देंगे और कमेंटेट कर देंगे। ठीक है, तो की प्रोविज़न हम देख लेते हैं। तो की प्रोविज़न में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि आर्टिकल 239 को अमेंड कर दिया गया। देखो, जो आर्टिकल 239 है ये हमारे दिल्ली से रिलेटेड है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है। इसमें क्या है, 1/3 रिजर्वेशन विमेन को आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा। ठीक है, अगली बात क्या किया गया, आर्टिकल इंसर्ट कौन से गए, आर्टिकल 330 इंसर्ट किया गया, 330A 330A इंसर्ट किया गया है, जो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल में 1/3 रिजर्वेशन देने की बात करता है विमेन को। और यही जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 330 को भी अमेंड करता है। देखो, 330 आप समझ लो, 330 आर्टिकल 330 आर्टिकल क्या करता है, SC ST को रिजर्वेशन देता है। किस में, आपने देखा होगा लोकसभा में सीट्स का जो एलोकेशन होता है तो टोटल नंबर ऑफ सीट कुछ रिजर्व रखी जाती हैं SC ST के लिए। तो जो रिजर्व रखी जाती हैं आर्टिकल 330 के अंदर, उनमें भी क्या है कि 1/3 का रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा। मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या किसी स्टेट में 2 सीट या फिर 5 सीट रिजर्व हैं, किसके लिए, SC ST के लिए, तो इसका 33% निकाला जाएगा और 33% निकालने के लिए उसके बाद इसमें क्या है, इन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 332A क्या है, हमारा रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा विमेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो हर स्टेट में मौजूद है। ठीक है, और आर्टिकल 332 को अमेंड करके क्या करेगा, जो SC ST के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है उनको अमेंड करके 1/3 सीट उसमें से भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक आर्टिकल इसमें और इंक्लूड किया गया है 334A। ये क्या करेगा, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall come into effect after delimitation after the first census taken after commencement of this act।
मतलब क्या होगा कि जो इस एक्ट के बाद क्या होगा कि जो पहला सेंसस ऑर्गेनाइज होगा और उस सेंसस के बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद इस एक्ट को लागू किया जाएगा। मतलब अपोजिशन का यही आर्गुमेंट है। देखो इसके बाद जो सेंसस, अभी देखो जो सेंसस डिले हो गया उसको तो कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंसस जो होगा वो 2029 में होगा, 2029-30 में होगा। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, देन विमेन का रिजर्वेशन का एक्ट इंप्लीमेंट होगा। तो इस इतनी लंबी प्रोसेस को अपोजिशन का कहना है कि आप जल्दी से क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर देते, उसको इंप्लीमेंट पुराने डेटा पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये चीज एक निकल कर आ रही है। सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज क्या होता है? देखो सनसेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो एक वक्त के बाद खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये जो 1/3 रिजर्वेशन है ये एक वक्त के बाद 15 साल बाद खत्म हो जाएगा और ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक रोटेशन होगा सीटों का, जैसे क्या आज 1/3 दे दिया। तो ये सनसेट क्लॉज इसीलिए लाया गया है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं और कम ना हो जाए। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या है, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है और रोटेशन ऑफ सीटें कर सकती है। ठीक है, अब अर्लियर अटेम्प्ट बताए गए हैं कि इससे पहले कब कब विमेन को रिजर्वेशन के लिए अटेम्प्ट किया गया। देखो पहला अटेम्प्ट 1992 में बताया इन्होंने, पंचायत से रिलेटेड और म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड, जब 73rd और 74 अमेंडमेंट आया। 1996 में 81st अमेंडमेंट बिल आया जो 1/3 रिजर्वेशन की बात करता था लोकसभा में और लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। ये लैप्स हो गया, ये नहीं हो पाया। 1998 में भी ऐसा ही हुआ और 2008 में भी ऐसा ही हुआ। अब आगे हम देख लेते हैं राइटर कहना क्या चाह रहे हैं। नीड फॉर विमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, हमें क्यों जरूरत है विमेन रिजर्वेशन की लेजिस्लेचर में। देखो पहली बात इन्होंने क्या बताई है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर। मैंने आपको जैसे बताया कि ओनली 14% विमेन जो है वो लोकसभा में या इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं विमेन को, और जो हाइयर है अब तक का, आज़ादी के बाद का अब तक का ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो विमेन का जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि विमेन का जो स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है वो केवल 8% है। देखो कितना कम है। और कुछ स्टेट में तो विमेन रिप्रेजेंट ही नहीं करती हैं, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर विमेन कोई लेजिस्लेटर नहीं है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फ्यूअर % ऑफ विमेन इन लोअर हाउस देन नेबरिंग। मतलब हमारे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने क्या कहा है कि जो नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इससे भी कहीं ज्यादा, कहीं बहुत कम हमारे यहाँ लोअर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, इसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें हमारी रैंकिंग 2023 में 27th रही है। तो आपको रिपोर्ट तो याद रखना ही रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी रैंक भी याद रखना। और मेंस में क्या एक पॉइंट बनता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन का बहुत कम है, इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट में भी डिक्लाइन होती जा रही है। अदर रीजन क्या है कि हमें लाने की जरूरत है विमेन रिजर्वेशन बिल, पैट्रियार्की नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आप जानते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी का पैट्रियार्की नेचर होता है, वो नहीं चाहते कि कोई विमेन बाहर निकले घरों से और कोई विमेन जो है रिप्रेजेंट करे अदर विमेन को और उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। क्रिमिनलाइजेशन को बल देती है पैट्रियार्की देती है, मसल पावर को बल देती है। तो इस तरह की चीज़ें हमारी क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं। शरद पवार जी ने तो एक बात ऐसी तक कह दी थी कि शरद पवार जी नहीं, शरद यादव जी ने, ठीक है सॉरी, उन्होंने ऐसी बात कह दी थी कि विमेन की प्रेस्टीज को बहुत नुकसान हुआ था। मैं वो आपको यहाँ बता नहीं सकता, आप कहीं भी अगर उसे नेट पर सर्च मारेंगे तो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पैट्रियार्की है मसल्स पावर को बल देती है, विमेन को डिग्रेड करती है। तो इसलिए भी ज़रूरत है कि विमेन को आगे बढ़ना चाहिए, विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगली चीज़ क्या बताई गई है, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब क्या है, देखो जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है वो पैट्रियार्की के अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि मैन को जॉब की ज़रूरत है, मैन ब्रेड विनर है, मैन ही घर को खर्चा चलाता। अगर विमेन इसमें होंगी तो पॉलिसी फॉर्मेशन विमेन ओरिएंटेड होगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और क्राइम का जो सीन है या क्राइम से रिपोर्टिंग है वो आगे से आगे ज़्यादा
कर सकती हैं। अब एविडेंस फ्रॉम द रिजर्वेशन एट अ लोकल लेवल, मतलब ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, एक असेसमेंट है, कहा है कि जो विमेन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब रिप्रेजेंट करती हैं तो रिपोर्टिंग में भी सिग्निफिकेंस इंक्रीज होता है और ड्रिंकिंग वाटर और स्कूलिंग ऐसी सुविधाओं में भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो क्या क्यों ज़रूरत है? पहली क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, इसलिए विमेन को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में विमेन का पैट्रियार्की हावी रहती है, तो पैट्रियार्की खत्म करने की ज़रूरत है। जेंडर सेंसिटाइजेशन इससे बढ़ेगा और कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसमें लोकल लेवल पर विमेन ने रिप्रेजेंट किया है तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद क्या हुआ है, रिपोर्टिंग और क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड, हीनस क्राइम से रिलेटेड रिपोर्टिंग बढ़ी है और ड्रिंकिंग वाटर और स्कूल जैसी सुविधा भी बढ़ी है। कंसर्न क्या है, अगेंस्ट इक्वलिटी, मतलब जो राइटर कहना चाह रहा है कि कंसर्न क्या हो सकते हैं। आप जैसे रिजर्वेशन दे दिया, धीरे धीरे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, तो राइटर एक एडवांस में कंसर्न जता रहा है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी है ये इसके अगेंस्ट है। इंपैक्ट वोटर चॉइस, वोटर की चॉइस पे इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि ये वोटर की चॉइस रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा विमेन को तो रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं कम होगा। मगर मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको नहीं डालना चाहिए, ये इंपैक्ट वॉइस चॉइस पर नहीं करेगा। इतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंडिया में उठते हैं तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इक्वलिटी के अगेंस्ट भी नहीं है। रिजर्वेशन तब दिया जाता है जब किसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है और किसी को रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब दिया जाता है। नॉन होमोजीनियस ग्रुप, यहाँ कहना चाह रहे हैं विमेन एक नॉन होमोजीनियस ग्रुप है, जैसे कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप है, तो कास्ट बेस पर रिजर्वेशन देना चाहिए, जिससे क्या होगा, विमेन जो है कास्ट के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी। लैक्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, मतलब ये पॉइंट अच्छा है। देखो ये पॉइंट कह रहा है कि विमेन के एम्पावरमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स बहुत है, पैट्रियार्की बहुत है। और दूसरी चीज़, जब विमेन रिप्रेजेंट करती है तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, उसके हस्बैंड रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे बुरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप कोई भी चीज देखेंगे कि विमेन जब प्रधान के लिए उठती है तो इन एक्शन क्या होता है, विमेन के पीछे उसका हस्बैंड वर्क करता है और विमेन केवल घर पर काम करती है। मगर ये केवल आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं कहा जा सकता, इससे कहीं ना कहीं विमेन जब प्रधानी के लिए उठती है तो उसके अंदर एम्पावरमेंट आती है। वो अपने बच्चों के लिए पैसा कलेक्ट करती है, वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बढ़ावा देती है, क्योंकि एक एम्पावरमेंट घर में मिलता है, बैलेंसिंग सिचुएशन बढ़ती है। डिस्पैरिटी अगेन अक्रॉस स्टेट, अब अलग अलग स्टेट में देखा गया है कि आप रिजर्वेशन तो दे देते हैं मगर स्टेट उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। रोटेशन ऑफ सीट्स, अब रोटेशन ऑफ सीट की बात की गई है, ये क्यों की गई है कि ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन का रिप्रेजेंटेशन बैलेंस किया जा सके। देखो क्या लिखा, रोटेशन ऑफ सीट आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज अगेंस्ट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। वही कह रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद जो एक्ट में कहा गया है रोटेशन होगा सीट का, वो इसीलिए होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंसर्न जताती हैं। रिजर्वेशन इन राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा रहा। तो इससे क्या है कि ये आप डाइवर्सिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप विमेन के रिप्रेजेंटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। देखो ये कमेटी आप जरूर याद रखना, गीता मुखर्जी कमेटी 1996 में आई थी। इसने बात कही थी कि विमेन को राज्यसभा में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं? एट लास्ट वे फॉरवर्ड कभी आंसर में मत लिखना, मैं कई बार बता चुका हूँ। जब आप आंसर लिखते हैं तो लास्ट में आप अपने मन में सोचते हैं कि क्या सजेशन दिए जा सकते हैं। तो पहला सजेशन क्या है, टाइमली इंप्लीमेंटेशन। जो एक्ट है इसे डिले ना करते हुए जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। पुराने सेंसस के बेसिस पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो राइटर का कहना है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना ही चाहते हैं तो जल्दी कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है कि आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, अवेयरनेस जताइए, एजुकेशन में बढ़ावा दीजिए, तो विमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, तो विमेन आगे से आगे घर से निकल कर आती हैं। तो जब वो विमेन रिप्रेजेंट करेंगी तो उनके हस्बैंड रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। थैंक यू वेरी मच।